नमस्कार, जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, जैसा मुझे अंदेशा था, जैसे ही कल पिछले 2 वीडियो आए, अचानक मैंने अपने मित्र खोने शुरू कर दिए। एक मित्र ने बाकायदा कहा कि मैं सब्सक्रिप्शन वापस ले रहा हूं क्योंकि आप धर्म का विरोध कर रहे हैं। सच ये है कि मैंने धर्म का विरोध नहीं किया था। धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे जो पाखंड हो रहा है उसका विरोध किया था। तो जब तक कविता कहानी चलती रही तब तक सब मुग्ध भाव से सुनते रहे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं कि कविता कहानी बड़ी सामान्य सी चीजें हैं। सच ये है कि कहानी और कविता की खूबसूरती ये भी है कि वो एक कड़वी हकीकत को आपके हलक के नीचे उतार देती है। बहुत धीरे धीरे चुपचाप आपको इस तरह बदलती है कि आपको पता तक नहीं चलता। आप धीरे धीरे तर्क और आस्था और संवेदना की ओर बढ़ते चले जाते हैं चुपचाप। लेकिन जब ठोस यथार्थ की बात हो रही हो, जब ठोस राजनीति का समय हो, जब कविता और कहानी की जो दीर्घावधिक परिवर्तनकारी शक्ति है उससे अलग तात्कालिक चोट की जरूरत हो, तब तो आपको अचानक वो सारी चीजें चुभने लगती हैं जो अन्यथा नहीं चुभती। आज मैं राष्ट्रवाद की बात करना चाहता हूं और अक्सर मुझे कहा गया कि आप तो वामपंथी हैं। मैं वामपंथी हूं या नहीं, इस पे आज मैं बात नहीं करूंगा। आज मैं एक ऐसे आदमी की बात करना चाहता हूं, या 2 लोगों की कह लीजिए, जो कहीं से वामपंथी नहीं थे। एक दौर में वामपंथियों ने उनसे मुक्त होने की कोशिश की, वो हो नहीं पाए। एक रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं इस देश के कई मायनों में सबसे बड़े सांस्कृतिक पुरुष रहे। हमने अगर सांस्कृतिक श्रेष्ठता का, साहित्यिक श्रेष्ठता का अगर कोई एक बड़ा पैमाना मान रखा है तो वो नोबेल पुरस्कार है। और भारतीय भाषाओं में भारत में अकेले रविन्द्रनाथ टैगोर हैं जिनको ये पुरस्कार उनकी रचना के लिए मिला। गीतांजलि के लिए हम सब जानते हैं, इसको दोहराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन टैगोर ने सिर्फ यही नहीं किया था। टैगोर ने भारत का राष्ट्रगान भी लिखा। जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, ये उन्हीं का लिखा हुआ राष्ट्रगान है। और खैर ये भी आप जानते हैं, शायद आपको ये भी पता होगा कि सिर्फ भारत नहीं, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी टैगोर ने लिखा, जिसको अब वहां की कट्टरपंथी ताकतें बदलने की बात कर रही हैं। आमार सोनार बांग्ला, उसको वो बदलने की बात कर रही हैं। उनको लगता है कि ये एक हिंदू कवि द्वारा लिखा हुआ राष्ट्रगान है। जाहिर की कट्टरता चाहे इस्लाम की हो चाहे हिंदुत्व की, दोनों का मिजाज एक जैसा होता है। दोनों सांस्कृतिक मूल्यों पे एक तरह से प्रहार करते हैं। तो आज मैं टैगोर राष्ट्रवाद के बारे में क्या सोचते थे, इस पे कुछ बात करना चाहता हूं। ये मेरा पसंदीदा विषय है और ये सारी बात मैं पहले भी करता रहा हूं। संभवतः एक आध बार किसी पिछले वीडियो में किया होगा, लेकिन उसको एक ऐसे मौके पे दोहराना जरूरी है जब धर्म और राष्ट्र के रसायन को बदलने की कोशिश हो रही है। देशभक्ति बहुत बड़ी चीज है, राष्ट्रवाद बहुत बड़ी चीज है, ये हम सबको सिखाया गया है। लेकिन क्या हमको ये एहसास है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खून अगर बहाया गया है तो देश और धर्म के नाम पे ही, राष्ट्र और धर्म की रक्षा के नाम पे ही, सबसे ज्यादा औरतों के साथ अत्याचार, सबसे ज्यादा बच्चों के साथ अत्याचार, और दुनिया भर में, सिर्फ भारत में नहीं, जो विश्व युद्ध लड़े गए यूरोप में, असल में वो राष्ट्रवाद के ही युद्ध थे और उन्होंने 10 करोड़ मौतें देखी। उन युद्धों के पहले, बल्कि पहले विश्व युद्ध के दौर में ही टैगोर ने, शायद 1916 का साल था, जब 3 भाषण दिए थे जापान में। एक भारत के राष्ट्रवाद पे, एक यूरोप के राष्ट्रवाद पे और एक जापान के राष्ट्रवाद पे।
जापान का राष्ट्रवाद बहुत प्रबल था, इतना प्रबल कि जापानी चीनियों पे बहुत बुरी तरह हमले करते रहे और जापान के राष्ट्रवाद को लेके चुटकुले चला करते थे। एक चुटकुला जो शायद मैं रिपीट कर चुका हूँ, फिर दोहराने की इच्छा हो रही है, अच्छी फसलों को बार बार बोना चाहिए। तो वो चुटकुला इस तरह है कि जापान में 19वीं सदी के जापान में वो राष्ट्रवाद जब बहुत प्रबल था, कोई चोर किसी घर में घुसा, दाखिल हुआ रात के समय, मकान मालिक जाग गया, उसने देखा चोर है, उसको पकड़ा कैसे जाए। उसने अचानक राष्ट्रगान गाना शुरू कर दिया। चोर बिल्कुल चोर भले था लेकिन देशभक्त था, वो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया, पकड़ा गया। उसके 6 महीने बाद सजा सुनाई गई, चोर को नहीं, मकान मालिक को, राष्ट्रगान के अपमान में। तो दोस्तों, बहुत सारे चोर अब भी राष्ट्रध्वज के पीछे, राष्ट्रगान के पीछे छुपे हुए हैं, छुप जाते हैं। इस बात को, इसके हिंसा को टैगोर और गांधी ने करीब से देखा, समझा और भुगता था। टैगोर ने कहा था कि राष्ट्रवाद मनुष्य का बनाया हुआ सबसे खतरनाक एनेस्थीसिया है, उसको वो बीमारी बोलते थे। और तो और इसके बहुत पहले उन्होंने अपने एक दोस्त को चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैं देशभक्ति के कांच को मनुष्यता के हीरे से कभी बदलना नहीं चाहूँगा, मुझे ऐसा पाठ नहीं पढ़ना है। तो टैगोर लगातार, जो देश के बहुत बड़े भक्त रहे, आंदोलन करता रहे, साहित्य में अपनी, संस्कृति में अपनी, अपने संगीत में बार बार इस मिट्टी का नमन करते रहे, वो टैगोर जिन्होंने गोरा जैसा उपन्यास लिखा, जिन्होंने हमें गीतांजलि दी, जिन्होंने नौका डूबी दी, जिन्होंने राजर्षि जैसा उपन्यास लिखा, राजर्षि पे भी मैं आना चाहता हूँ। लेकिन टैगोर की राष्ट्रवाद के बारे में राय थी और टैगोर वामपंथी नहीं थे। आपको बता दूं राजर्षि का भी किस्सा, ये 1889 का उपन्यास है, यानी उस समय का, वो किस्तों में छप रहा था, यानी उस समय का उपन्यास है जब गांधी वैचारिक तौर पे पैदा नहीं हुए थे। यानी हमें मालूम है कि गांधी 1869 में, 1869 में हो चुके थे, लेकिन जिस गांधी को हम उनकी वैचारिकता के साथ जानते हैं, उनको बनना अभी बाकी था। और राजर्षि नाम के उस उपन्यास में जो टैगोर हैं, एक तरह से राष्ट्र के अधिनायकत्व के खिलाफ वो मनुष्यता की वकालत करते हैं, सत्याग्रह की बात करते हैं चुपचाप। कहानी यह है कि एक राजा एक मंदिर जाया करता है जहां 2 छोटे भाई बहनों के साथ कभी कभी खेल लेता है। अचानक राज्य में पूजा के दिन मंदिर में बलि दी जाती है। बलि को देखकर बच्ची ऐसी घबराती है कि उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा को धक्का लगता है। राजा आदेश जारी करता है कि अब मेरे राज्य में नरबलि या बलि नहीं होगी। इसको लेकर वहां के धर्माधिकारी, वहां के मंत्री, वहां राजा का भाई तक सब विद्रोह में खड़े हो जाते हैं, सब साजिश करने लगते हैं। किस्तों में चला उपन्यास है ये, मैं इसकी कहानी पूरी नहीं बताऊंगा। लेकिन टैगोर उस समय मनुष्यता की बात, सद्धर्म की बात उस समय कर रहे थे जब भारत में इस आंदोलन की, सत्याग्रह की शुरुआत नहीं हुई थी। तो टैगोर देशभक्ति को कांच मानते थे, मनुष्यता को हीरा मानते थे। वो उन्होंने जापान को देखा था। और गांधी भी, हिंद स्वराज में गांधी ने लिखा था कि अंग्रेजों से मुक्त होने के लिए हमें स्वराज नहीं चाहिए। स्वराज शब्द उनके लिए जो था वो एक अच्छे सुशासन की बात था, वो सुशासन नहीं जो बिहार में राजनीतिक नारा बन चुका है। गांधी का रामराज भी अलग था, गांधी का ग्राम स्वराज भी अलग था, उसका सपना, उसकी बराबरी। ये लोग क्या, हमारी तरह के गांधीवादी भी अब देखने से थोड़ा मायूस, थोड़ा परेशान महसूस करते हैं। गांधी इतनी बड़ी चुनौती उछालते हैं, लगता है कि उसके आगे हम सब बौने हो रहे हैं। तो दोस्तों, मैंने राष्ट्र और धर्म की बात
इसीलिए कि धर्म के नाम पे पूरा यूरोप जो है एक है, लेकिन राष्ट्र और भाषा के नाम पे बटा हुआ, और वो युद्ध लड़ता रहा। अब जाकर मतलब दो विश्व युद्धों में 10 करोड़ लोगों की हत्या के बाद उसको समझ में आया कि अब झंडा झुकाओ, सिक्का गिलाओ, राष्ट्रवाद बहुत दिन चलने वाला नहीं है। उसने यूरोपियन यूनियन बनाया, उसने अपने यहाँ के वीजा नियम खत्म किए, और वो फल फूल रहा है। सबसे ज़्यादा राष्ट्रवाद कहाँ जिंदा है? इस दक्षिण एशिया में, जहाँ लगातार रक्तपात का, लोकतंत्र के अपहरण का, लोकतंत्र के साथ छल छद्म का, राष्ट्र के साथ छल छद्म का, धर्म के साथ छल छद्म का सिलसिला जारी है। दुनिया भर में जो श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया, जो अच्छा साहित्य लिखा गया, उसने बार बार यही सिखाया है कि धर्म और राष्ट्र का अतिरेक दोनों को नमक से जहर बना डालता है। दोनों बहुत अच्छे हैं, धर्म भी बहुत अच्छा है जब तक वो हमारे जीवन के भोजन में नमक की तरह बस स्वाद बढ़ाने का, करुणा का स्वाद बढ़ाने का काम करे। राष्ट्र भी बहुत अच्छा है जब तक वो हमें सूत्रबद्ध रखे नमक की तरह। हमने इस नमक को इतना बढ़ा दिया है कि वो जहर हो गया है। वो हमारे वाकई जो राष्ट्रीय क्षमता हमारी है उसको कमज़ोर कर रहा है, और इस बात को हम तमाम तरह के राजनीतिक हुंकारों के बीच देखने को तैयार नहीं है। इसको देखना होगा। गांधी ने भी देखा था, गांधी जी ने देखा था कि आप इसको इस बात से समझिए कि जो डायर था, जनरल डायर, उसने जालियांवाला बाग में जिन लोगों पे गोली चलाई वो लोग उसके दुश्मन नहीं थे। उसने कहा उसने सिर्फ ताज की रक्षा के लिए, राज की इज्जत के लिए वो गोली चलाई थी। वो बहुत बड़ा देशभक्त था, लेकिन अंततः वो देशद्रोही साबित हुआ, राष्ट्रद्रोही साबित हुआ। उसने ब्रिटेन की नाक नीची की, और उसी ने भारत की आज़ादी की राह एक तरह से प्रशस्त की, क्योंकि जलियांवाला बाग वो पड़ाव बनता है जिसके बाद आज़ादी की लड़ाई बिल्कुल धधक उठती है। दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई के दौरान बेशक हमने राष्ट्रवाद की एक नई किस्म तैयार की जो यूरोप के राष्ट्रवाद से अलग थी। इस राष्ट्रवाद के केंद्र में विविधता थी, भाषाई विविधता, सांस्कृतिक विविधता, इस देश के जो क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों की जो खान पान की विविधता है वो सब थी। इन सब को मिला के हमने एक बड़ा गुलदस्ता बनाया जिसका नाम हिंदुस्तान रखा, भारत रखा, इंडिया रखा। इसी गुलदस्ते से जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ उसने हमें ये ताकत दी है जिससे हम आज जहाँ हैं वहाँ खड़े हैं। दुर्भाग्य से एक नया राष्ट्रवादी संस्करण तैयार किया जा रहा है जो इस राष्ट्रवाद के खिलाफ है, जो इसको कमज़ोर कर रहा है, और जिसकी प्रेरणा असल में यूरोप है। प्रधानमंत्री भले कहते हैं कि मैकाले की नीति से मुक्त होना है, लेकिन पश्चिम के दर्शन से, पश्चिम के राष्ट्रवाद से, जर्मनी की हिटलर शाही से अगर सबसे ज़्यादा कोई प्रभावित दिखाई पड़ता है तो वो संघ परिवार दिखाई पड़ता है। पहले उसको उस छद्म राष्ट्रवाद से मुक्ति पानी होगी, भारत के जन का मन समझना होगा और देखना होगा कि कैसे इस भारत की प्रतिक्रिया जो है उसके भारत से अलग होती है। ये एक अलग भारत है। ठीक है, राजनीतिक रूप से अभी वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर रहा है। ठीक है कि वह कई हिस्सों में छल छद्म से बांट दिया गया है, लेकिन जो मूल बात है जिस पर बार बार मैं लौटता हूँ कि राष्ट्रवाद के नाम पे अपनी मनुष्यता का हनन न करें, अपनी मनुष्यता को सबसे बड़ी चीज़ माने। ये हमें इस देश के दो सबसे बड़े व्यक्तित्वों ने, टैगोर ने, गांधी ने सिखाया है। यही शिक्षा एक तरह से आप देखें तो अम्बेडकर की भी है, यही शिक्षा नेहरू बोस सबकी है। यही रास्ता हमारा हो सकता है। शुक्रिया।